बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और जिसका आज टॉपिक है हमारे पास सेल थ्योरी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में बात की थी कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, यूज़ किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए। ऐसी चीज़ें जो हमें आम तौर पर नज़र नहीं आती वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ किस्में देखी थी। लाइट माइक्रोस्कोप देखा था हमने, और हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा था। लाइट माइक्रोस्कोप की हमने कुछ रेजोल्यूशन पावर देखी थी और मैग्नीफिकेशन देखी थी। इसी तरह हमने कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी भी कुछ रेजोल्यूशन देखी थी और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर देखी थी। तो आज हम देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है और डिफरेंट साइंटिस्ट कौन कौन से थे और उनका क्या क्या किरदार था, उन्होंने कैसे सेल के जो डिस्कवरी के अंदर अपना अपना रोल प्ले किया। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तू कहते हैं उर्दू में। ये 17th सेंचुरी में आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया कि इन्होंने सेंचुरी में एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से वो कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले अरस्तू ने बताया 17th सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट हुक आए हैं जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे 1665 के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिपेयर की एंड स्टडीड किया थिन सेक्शन ऑफ कोक। इन्होंने लकड़ी ली, उसका छोटा सा छोटे छोटे पार्ट्स किए, ठीक है, उसको काटा। उसके बाद उन्होंने क्या, अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी किया है। ठीक है, उसने लकड़ी ली है, उसकी कोक, उसका एक बारीक सा पार्ट लिया है और उसको काट के उसने अपने हाथ से बनाई गई जो माइक्रोस्कोप है उसके नीचे स्टडी किया है। और जैसे ही उसने स्टडी किया है तो उसने देखता है कि उस जो कॉर्क है ना, छोटी सी जो उसने कॉर्क बनाई है, उसके अंदर मखसूस तरह के खाने मौजूद है। ठीक है, इस तरह से उसके अंदर ना कुछ खाने मौजूद थे जो उसने लकड़ी का छोटा सा हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि ये वाले जो खाने हैं ना, बिल्कुल जिस तरह हमारे पास हनीकॉम होता है, शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसको देखा जाए उसके अंदर भी मखसूस तरह के छोटे छोटे खाने हैं, वो इससे मिलता जुलता है। तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या, ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शन ऑफ कोक। उसने कोक लिए, उसका बारीक सा उसने पार्ट काटे और सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी किया है। तो इस तरह उसने बताया कि उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, वो कंपार्टमेंट बिल्कुल हनीकॉम जैसे, शहद की मक्खियों के जैसे कंपार्टमेंट है, छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं। ठीक है, और इसको उसने नाम दे दिया सेलुलाई का। ठीक है, जो उसने छोटे छोटे देखे ना कि वो जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसको उसने सेलुलाई का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आए हैं एंटोनी वान लेवनहॉक है। ही स्टडीड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर। अब इन्होंने क्या किया, एक नए साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने तालाब का पानी लिया, उसका एक कतरा उसको उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और स्टडी किया और देखा, और देखता क्या है कि उस पानी के कतरे के अंदर छोटे छोटी मखलूक मौजूद है, छोटे छोटे जानदार पाए जाते हैं, और उन जानदार को इसने एनिमलक्यूल्स का नाम दे दिया। ये सबसे पहले एंटोनी वान लेवनहुक ने बताया कि उसने जो है तालाब का पानी लिया, उसका कतरा लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है, उससे पता क्या चलता है एनिमलक्यूल्स के बारे में, इस तरह उसने बताया। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जीन बैप्टिस्ट डी लिमार्क। 1809 के अंदर एक नए साइंटिस्ट आए। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने कहा नो बॉडी कैन हैव लाइफ। उसने कहा कोई भी ऐसी जानदार, उसके अंदर जिंदगी नहीं हो सकती इफ इट इज कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू। अगर उसके जो पार्ट्स है या वो किसी टिश्यूज वगैरह या सेल से ना बने हो। ठीक है, लेकिन तो ना उसने कहा नो बॉडी कैन हैव लाइफ, ऐसे जानदार जिसके अंदर कोई जिंदगी नहीं हो सकती जब तक उनके अंदर वो जो हिस्से हैं वो सेल्स या टिश्यूज वगैरह से ना मुश्तमिल हो, उस पर मुश्तमिल नहीं होते, तो उनके अंदर लाइफ ही नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि ज़िंदगी के लिए ज़िंदा होने के लिए सेल्स बड़ी ज़रूरी पार्ट है। तो ये हमें डी लिमार्क ने बताया। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर। ये आपके पास एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कहते हैं जो नबातात के बारे में, पौधों के मुतालिक इल्म रखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पौधे के सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इससे ये पता चलता है कि सेल हैज़ नो एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि सेल के अंदर कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि उसके सेंटर में, पौधे के सेंटर में नहीं, पौधे के साइड पे न्यूक्लियस मौजूद होता है और सेल के बिल्कुल सेंटर में। तो उन्होंने कहा है कि इसने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर मौजूद है।
तो ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2-3 दफ़ा पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में किसने एक्सप्लेन किया है। तो रॉबर्ट ब्राउन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मैथ्यूस श्लेडन आते हैं 1838 के अंदर। ये हमारे पास जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के नबातात थे, माहिर नबातात, ये भी प्लांट से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं। इन्होंने प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि प्लांट्स होते हैं, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ गई, पहले सेल्स से डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं। तो इन्होंने कहा कुछ सेल्स है तो प्लांट के टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा एडवांस हो गया, टिश्यू से आगे बढ़ के टिश्यूज़ तक आ गए, सॉरी सेल से बढ़ के टिश्यूज़ तक आ गए। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है थियोडर श्वान जो 1839 के अंदर, ये एक थे जर्मन जोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के जोलॉजिस्ट थे, माहिर हैवानात जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमल के टिश्यूज़ को एक्सप्लेन किया है कि एनिमल के टिश्यूज़ कौन से होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है, इनको उसने एक्सप्लेन किया श्वान ने। नेक्स्ट हमारे पास है रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू है वो 1855 के अंदर आए हैं। ये जर्मन फिजिशियन थे, यानी कि माहिर तबीब थे, जर्मनी के रहने वाले। ठीक है, माहिर तबीब कहते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, तबीब कहते हैं जो इलाज करते हैं अद्वियात वगैरह के, डॉक्टर टाइप। तो ये होते हैं जर्मन फिजिशियन थे। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, उसने कहा ये ना बड़े ही ज़्यादा कहते हैं, इनको ना अपने काम के लिहाज से बड़ी मार भी पड़ी है रुडोल्फ विर्चू को, क्योंकि ये हर एक को कहते थे ओमनस सेलुलाई ई सेलुलाई, ओमनस सेलुलाई ई सेलुलाई। एक ना जर्मनी के अंदर एक लाइन है ओमनस सेलुलाई ई सेल, उन्होंने ये लिया और जब भी कोई लोग इनके पास आते थे तो हर एक को यही कहते थे ओमनस सेलुलाई ई सेलुलाई। अब जाहिर है किसी को क्या पता ये क्या होता है, तो इसका मतलब ये था कि ऑल सेल वर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनका ये मानना था कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम के नतीजे में वजूद में आते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अगर कोई नया सेल बन रहा है ना, तो अगर कोई पहले सेल मौजूद होगा वो तकसीम होकर ही नया सेल बनाएगा। तो उन्होंने कहा ऑल सेल्स वर फॉर्म्ड, तमाम सेल्स बनते हैं बाय द डिवीजन ऑफ, तकसीम से, प्रीवियसली, पहले से, प्रीवियसली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूद जिंदा सेल्स हैं उनकी तकसीम से ये सेल्स वजूद में आते हैं। तो ये काम बताया था रुडोल्फ विर्चू ने। दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड द बायोजेनेसिस, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। बायोजेनेसिस का मतलब होता है सेल्स होते हैं पहले से मौजूद, सेल्स के नतीजे में वजूद में आते हैं। इन्होंने क्या किया, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ए बायोजेनेसिस के अगेंस्ट था, खिलाफ था। ए बायोजेनेसिस ये कहती है कि लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ें पहले से मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स, नो बेजान अशया से वजूद में आती हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत था। जिंदा चीज़ें पहले से मौजूद सेल से वजूद में आती हैं, जिंदा चीज़ें कभी भी पहले बेजान चीज़ों से वजूद में नहीं आती। तो इन्होंने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को रद्द किया। उसके बाद आए हमारे पास लॉइस पास्चर। ठीक है, लॉइस पास्चर ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हाइपोथेसिस ऑफ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ भी हमारे पास विर्चू कह चुके हैं वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंट से इसको ठीक साबित किया। अब बात करते हैं 3 बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं सेल थ्योरी के, कौन कौन से थे। तो 3 बेसिक जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल देखा जाए तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, यानी कि एक जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बनता है। कंपोज का मतलब मुश्तमिल होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, एक या एक से ज़्यादा जिंदा चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो उससे एक जानदार बनता है। ठीक है, जिस तरह सेल्स है वो किससे मिलके सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनेलिज जो होती हैं उनके मिलने से सेल्स बनते हैं, ऑर्गेनेलिज जो होती है बायोमोलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा जब एक या एक से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से आगे ऑर्गन, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आगे एक इंडिविजुअल बनता है, पूरे का पूरा फर्द बन जाता है। तो इसका सेकेंड अगर हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, जो सेल्स होते हैं छोटी छोटी जिंदा चीज़ें होती हैं। बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों की बुनियादी है कि इकाई है, तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई है। जिस तरह एक इमारत है उसको बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, ईंट जो होती है वो सेल के तौर पर काम करती है। इस तरह कोई एक जानदार है, उसकी पूरी की पूरी जो जानदार को बनाने के लिए एक सेल की ज़रूरत होती है।
एक सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेल्स फिर मिलते हैं आपस में, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर नेक्स्ट से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है कि ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई है। थर्ड पॉइंट देखें, सेल्स अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा सेल्स जो होते हैं पहले से मौजूद जो जिंदा सेल्स होते हैं उनके अंदर तकसीम से वजूद में आते हैं। अगर आपके पास एक सेल है वो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उससे नए सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सेल्स होते हैं पहले से मौजूद जिंदा सेल्स की तकसीम के नतीजे में वजूद में आते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे बेसिक प्रिंसिपल सेल थ्योरी के, जो हमने इसका टॉपिक हमारा कवर होता है। थैंक यू सो मच।